बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जंग की। ईरान जंग के बीच अमेरिका और यूरोप में एक बार फिर नो किंग्स प्रोटेस्ट तेज हो गया है। इस प्रदर्शन में 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। न्यूयॉर्क जैसे शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक प्रदर्शन में भारी भीड़ देखने को मिली। अमेरिका के 50 राज्यों में 3100 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन का कारण इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए और उन्हें पद से हटाने की मांग की। आपको बता दें कि ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स प्रोटेस्ट हो चुके हैं। पहला प्रदर्शन जून 2025 में आयोजित हुआ, फिर अक्टूबर 2025 में दूसरा प्रदर्शन हुआ। अब ये तीसरा प्रदर्शन 28 मार्च को हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज है। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान से बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। वहीं व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को थेरेपी सेशन बताया। कहा कि आम लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप के खिलाफ 3 बार नो किंग्स प्रोटेस्ट हो चुके हैं। पहला प्रदर्शन जून 2025 में हुआ था और दूसरा प्रदर्शन अक्टूबर 2025 में। वहीं तीसरा प्रदर्शन 28 मार्च को हुआ। ट्रंप के खिलाफ 3 बार नो किंग्स प्रोटेस्ट हो चुके हैं। वहीं केरल के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई। इसी का क्रम में पीएम मोदी ने पलक्कड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा केरल में LDF UDF दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रही है। ये दोनों ही भ्रष्टाचारी पार्टियां भाजपा से डरी हुई है। इन्हें भाजपा का डर इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भाजपा यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, असम तक इनका गठबंधन होता है। INDI गठबंधन में सब साथ है। तमिलनाडु में भी दोनों एक साथ है, लेकिन यहाँ केरल में ये एक दूसरे को झूठी गालियां देते हैं। केरल में LDF UDF दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। इन्हें बीजेपी का डर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। वहीं असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा भाजपा सरकार आने वाले दिनों में भी असम में भी UCC लाकर 4 शादियां पर प्रतिबंध लगाने वाली है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य के डेमोग्राफिक्स को बदल दिया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार अगले 5 सालों में हर घुसपैठी की पहचान करके उसे देश से निकाल देगी। अमित शाह ने दावा किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने घुसपैठियों की ओर से कब्जा की गई 1.25 लाख एकड़ भूमि को मुक्त करा दिया है और अगले 5 सालों में शर्मा यह सुनिश्चित करेंगे कि 1 इंच भूमि भी उनके कब्जे में ना रहे। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता UCC लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में असम की पूरी जनसांख्यिकी बदल दी। धुबरी और इसके आसपास के
9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगोई को कहने कर जाता हूं, आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापिस आना पड़ेगा। देश के मशहूर टेक्सटाइल ब्रांड रेमंड को घर घर तक पहुंचाने वाले कंपनी के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का रविवार 29 मार्च को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे और रेमंड के मौजूदा चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने अंतिम रस्में पूरी की। शनिवार शाम को 87 वर्षीय विजयपत सिंघानिया का निधन हुआ था। विजयपत सिंघानिया को साल 2006 में व्यापार उद्योग में असाधारण योगदान के लिए देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। उन्होंने न केवल रेमंड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, बल्कि भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर में आधुनिक तकनीक और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के मानक स्थापित किए। सिंघानिया के नेतृत्व में रेमंड ग्रुप सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ग्रुप का विस्तार सिंथेटिक फैब्रिक्स, डेनिम, स्टील, इंडस्ट्रियल फाइल्स और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में किया। विजयपत सिंघानिया को एडवेंचर और एविएशन का शौक था। नवंबर 2005 में उन्होंने हॉट एयर बैलून के जरिए लगभग 69,000 फीट की ऊंचाई तक उड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। विजयपत सिंघानिया ने साल 2000 में रेमंड ग्रुप की कमान अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में पिता और बेटे के बीच संपत्ति और अधिकारों को लेकर कानूनी विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल 1 का लोकार्पण किया। इसके साथ ही आम यात्रियों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए उड़ान कैफे की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल 1 का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उड़ान कैफे की भी शुरुआत की, जहां यात्रियों को बेहद सस्ती दरों पर खाने पीने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का श्रवण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नया टर्मिनल धार्मिक पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और बिजनेस ट्रैवल्स के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा। लॉन्चपैड का देख करके और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया, वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए, हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी एआई मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। मुझे इस बात का भी आनंद है, अब जॉब सीकर्स न होकर जॉब क्रिएटर्स के रूप में हम अपने राज्य को देख रहे हैं, हमारे युवाओं को देख रहे हैं। आने वाले समय में टियर 2 शहरों का ही समय नगर निगम के माध्यम से आने वाले 25 साल तक इंदौर और इंदौर से जुड़े हुए सारे इलाके, क्योंकि इंदौर को अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह हम डेवलप करने जा रहे हैं। और ये आने वाला समय इसी प्रकार का है जब हमारे सभी संसाधन भविष्य की दृष्टि से तैयार किए जाएं। 25 साल 2047 तक हम अपने राज्य की क्षमता, योग्यता, देश की आशा अपेक्षा के हिसाब से नंबर 1 की भूमिका में ले जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लॉन्चपैड इनोवेशन सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान
युवाओं द्वारा अपनी सोच को नवीन तकनीकी से आकार देकर निर्मित की गई अत्याधुनिक मशीनों का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने आइडिया से स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों से संवाद भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को न्यायधानी बिलासपुर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अरपा के पावन तट पर छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। वहीं 26 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, तब से राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री के आभारी हैं, जो कि ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किए। साय ने जानकारी दी कि भगवान बिरसा मुंडा का चौराहे पर मूर्ति लगेगी। वहीं एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग पर कहा, यह सौभाग्य है कि बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो गई है। इसके लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री और उड्डयन मंत्री का आभार मानते हैं। दिल्ली से अंबिकापुर से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट शुरू हो रही है, उसका भी शुभारंभ हो रहा है। धीरे धीरे सारी सुविधा मिलने लगेगी। आज वो भी एक सौभाग्य है कि बहुत दिनों से एक मांग भी थी बिलासपुर के लोगों की, और वो प्रतीक्षा भी था यहाँ पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो, तो अब वो व्यवस्था हो गई है। इसके लिए भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और उड्डयन मंत्री जी का भी आभार करते हैं। अब यहाँ से रात में मतलब लैंडिंग भी होगी, यहाँ से टेकअप भी होगा, तो लोगों को सुविधा भी होगी। और कल एक दिल्ली से अंबिकापुर से दिल्ली की भी फ्लाइट शुरू हो रही है, उसका भी कल शुभारंभ हो रहा है। छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त होने जा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। अब इसकी गूंज संसद में सुनाई देगी। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में भारत के नक्सल मुक्त होने को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे। रणनीतिक और सियासी तौर पर क्या है इसके मायने, क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की संसद में 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा होगी। लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत को लेकर वक्तव्य देंगे, जिसमें नक्सलवाद के खात्मे और आगामी रणनीतियों को लेकर विस्तृत जानकारी होगी। 30 मार्च को लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा होगी। सदन में होगी नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा। लोकसभा में सुनाई जाएगी नक्सलवाद पर नकेल की दास्तान। 2 सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा नक्सलियों ने की मुख्यधारा में वापसी। 525 दुर्दांत नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया न्यूट्रलाइज। 2000 से ज्यादा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ का 97% हिस्सा नक्सल आतंक से बीते 2.5 सालों में मुक्त हुआ। तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी हार्डकोर नक्सलियों का पुनर्वास हुआ। नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसवराजू और हिडमा भी एनकाउंटर में मार गिराए गए। संसद में नक्सलवाद के खात्मे पर होगी विस्तृत चर्चा। छत्तीसगढ़ के सांसद भी लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ बीते 5 दशकों से नक्सल आतंक से जूझता रहा। नक्सलवाद का खात्मा प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है। यही वजह है कि अब इस विषय पर संसद में चर्चा तो होगी ही। लोकसभा से ही गृह मंत्री अमित शाह देश के नक्सल मुक्त होने का ऐलान भी करेंगे। एक बार फिर कांग्रेस जहां इसे लेकर सवाल उठा रही है, तंज कस रही है, पीसीसी चीफ दीपक बैज 31 मार्च के बाद की स्थिति पर प्रश्न पूछ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस क्षण को ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प को पूरा किया है। अब बस्तर में विकास पहुंचेगा। अब तो सरकार ने 31 मार्च का डेडलाइन दिया है। 31 मार्च पूरा होने में 2 दिन और बाकी है।
2 दिन के बाद सरकार फिर कोई नया बहाना ना बना ले। लेकिन 31 मार्च के बाद फिर मेरा सवाल है, 31 मार्च के बाद फिर कोई निर्दोष आदिवासियों के ऊपर एफआईआर तो नहीं होगी नक्सलियों के नाम पर? निर्दोष आदिवासियों को नक्सली नाम पर जेल तो नहीं भेजेगी सरकार? सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, बिल्कुल उनका संकल्प पूरा हो रहा है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है एरिया वाइज, जहां 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास पहुंचा नहीं था, उस क्षेत्र के लोगों में भी अब विकास पहुंचेगा। वहां भी सड़कें, बिजली, पानी सब लोगों को मुहैया होगा। छत्तीसगढ़ ने बीते 5 दशकों में नक्सलवाद की वजह से खूब दर्द झेला। बस्तर समेत कई जिले विस्फोट और गोलाबारी से कई बार रक्त रंजित हुए। नक्सल आतंक का खात्मा प्रदेश के लिए सुकून देने वाला क्षण है। यह माना जाना चाहिए कि देश की संसद से नक्सल मुक्त भारत की गूंज सुनाई देगी। 31 मार्च के बाद बस्तर के लिए नक्सलवाद इतिहास होगा। बस्तर अपने विकास की नई इबारत लिखता नजर आएगा। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का वीआईपी रोड का हाल बेहाल है। यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, पार्किंग का कब्जा दिख रहा है। सिस्टम है, पुलिस है, कमिश्नरेट लागू है, लेकिन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। वीआईपी रोड इन दिनों पार्किंग का अड्डा बन चुकी है। सर्विस रोड जो ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए बनाई गई थी, अब अवैध पार्किंग से पूरी तरह जाम हो रही है। खासतौर पर शनिवार और रविवार को हालात बेहद खराब हो जाती है। वीआईपी रोड के होटल और रेस्टोरेंट्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है। लोग बेधड़क सर्विस रोड पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। नतीजा घंटों लंबा जाम, आम लोगों को परेशानी और एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों तक के लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर क्यों नहीं आ रही? क्या नियम सिर्फ कागजों में है? अवैध पार्किंग करने वालों पर कोई सख्ती दिखाई नहीं देती? वीआईपी रोड जो शहर की पहचान मानी जाती है, जहां से एयरपोर्ट का जाने का रास्ता भी है, वहीं अब अव्यवस्था की मिसाल बनती जा रही है। सवाल सीधा है, क्या वीआईपी रोड पर नियम लागू होंगे या फिर यूं ही सड़कें पार्किंग स्टैंड बनी रहेगी? राजधानी रायपुर का वीआईपी रोड, जी हाँ, वीआईपी रोड यानी कि नाम तो वीआईपी है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था देख के कहीं से ऐसा दिखाई नहीं देता है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये वीआईपी रोड की है। ये पूरा सड़क मार्ग तेलीबांधा से लेकर के तमाम एयरपोर्ट, अलग अलग होटलों तक जाने वाला ये मार्ग है। सिग्नल यहाँ पर चालू है, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था का बड़ा ही बुरा हाल जो है वो दिखाई देता है। रायपुर में कमिश्नरेट लागू हो गया है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। नाम के लिए तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कई आईटीएमएस कैमरे भी लगाए गए हैं, ई चालान भी भेजा जाता है, लेकिन उनका क्या? ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, सड़कों पर वाहन खुलेआम पार्क हो रही है, उसके चलते आप देखेंगे तो चारों ओर चौक के जो है ट्रैफिक जाम आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों की भी कई गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई रहती है। आप देखेंगे तस्वीरों में तो पुलिस की गाड़ी भी आपको दिखाई देगी, जो कि खुद यहाँ पर ट्रैफिक में फंसी हुई है। सिग्नल तो चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट है अलग अलग, वहां पर अवैध पार्किंग होने की वजह से सर्विस रोड पूरी तरीके से जाम हो जाती है। और यही वजह होती है कि जब सिग्नल खुलता है तो लोग यहाँ से गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, और यहाँ से आप देखेंगे तो कई किलोमीटर तक आपको जो है वो जाम दिखाई देगा। वीआईपी चौक से लेकर के तेलीबांधा थाने तक का जो सड़क मार्ग है, पूरी तरीके से जाम दिखाई देता है। और यही हाल शनिवार और रविवार को खास तौर पर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, कमिश्नरेट लागू होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था राजधानी की क्यों नहीं सुधर पा रही? क्या कुछ वजह है? क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? आखिरकार ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो अवैध पार्किंग हो रही है खुलेआम, इसको लेकर के कोई चलानी कार्रवाई अब तक क्यों देखने को नहीं मिल रही है? सवाल सबसे बड़ा है और लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। ऐसे में आप सोचिए, अगर किसी को इमरजेंसी में निकलना हो, एम्बुलेंस को निकलना हो, तो कैसे निकलेगी?
क्योंकि पूरा सड़क मार्ग जो है वो आपको दिखाई देगा, जाम दिखाई देगा, लोग यहाँ से निकल नहीं पाते, कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान होते हैं। और यही हाल जो है रायपुर के अधिकतम क्षेत्रों का है, जहां पर बम्पर टू बम्पर आपको ट्रैफिक जो है वो दिखाई देता है। देखना होगा इस खबर के दिखाए जाने के बाद सोया हुआ प्रशासन कब जागता है और अवैध पार्किंग और ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। अमेरिका, इस्राइल और ईरान की जंग का 31वां दिन है। ईरान का इस्राइल के केमिकल प्लांट पर हमला, जहरीले रिसाव की चेतावनी, लोगों को आदेश घर में रहे, खिड़कियां बंद रखें। न्योथवाव इंडस्ट्रियल जोन में हुआ हमला। ईरान ने दक्षिणी इस्राइल में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।